हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल एंड अदर्स का केस। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनली गया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था वो चीज़ हमने इस केस के अंदर देखनी है। इन डिटेल देखते हैं कि क्या फैक्ट्स थे और क्या डिसीजन आया। इन डिटेल मतलब पूरा जजमेंट तो नहीं पढ़ेंगे, जो यहाँ पे हमें फैक्ट्स दिए गए हैं उसी के हिसाब से हम देखेंगे। बेसिकली ये जो केस था वो सेक्शन 72, 241 एंड 242 से रिलेटेड था कंपनीज एक्ट के, जहाँ पे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात की जाती है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ऐसा था कि एक व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई थी और उस व्यक्ति के शेयर्स जो थे उसकी वाइफ के नाम पे चले गए थे। लेकिन जो उसका बेटा था वो कहता है कि नहीं, इस ये जो शेयर्स है मेरे नाम पे आने चाहिए। इस तरीके के फैक्ट्स थे। अब देखो इन डिटेल देखते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा हल्का सा। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। द केस इज द आउटकम ऑफ फैमिली टसल। तो ये केस किस चीज़ का केस है? फैमिली टसल का केस है। अपीलेंट इज द मदर ऑफ, वाइल द रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज द सन ऑफ लेट मिस्टर अभय कुमार ओसवाल। तो यानी कि यहाँ पे अपीलेंट जो अपील के अंदर आया है वो क्या है? मदर है, ठीक है, माँ है वो। वाइल द रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज द सन ऑफ द लेट मिस्टर अभय कुमार। और जो ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 है ये क्या है? बेटा है अभय कुमार ओसवाल का, जिसकी डेथ हो चुकी है। अब ये जो अभय कुमार ओसवाल था इसके पास क्या थे? 39.88% शेयर्स थे ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड के अंदर, ठीक है। इसके पास ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड के 39.88% शेयर्स थे एंड 11.11% शेयर्स ऑफ एम एस ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड। तो दो कंपनीज के शेयर थे, एक ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड के और मेसर्स ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड के। ग्रीन टेक के अंदर सिर्फ 11.11% थे और ओसवाल एग्रो के अंदर 39.88% शेयर्स थे। अब क्या होता है? ही फाइल्ड नॉमिनेशन ऑन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 ऑफ द एक्ट। वो क्या करता है, जो ये था अभय कुमार ओसवाल, ये अपनी नॉमिनेशन फाइल करके जाता है सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से इन फेवर ऑफ अपीलेंट, अपीलेंट के फेवर में हिज वाइफ, जो कि उसकी क्या होती है? वाइफ होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो अपीलेंट थी ये क्या थी? वाइफ थी। और मदर थी किसकी? रिस्पोंडेंट नंबर 1 की। द नेम ऑफ द अपीलेंट was registered as holder against the shares held by her deceased husband। तो अब नॉमिनेशन इसके फेवर में फाइल करके गए थे इसके हस्बैंड। तो ये जो शेयर्स थे वो किसको मिल गया? वाइफ को मिल गया जब हस्बैंड की डेथ हो गई। तो द रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि जो बेटा था फाइल्ड अ पार्टीशन सूट क्लेमिंग 1/4 शेयर इन द शेयर होल्डिंग ऑफ हिज फादर इन द अबव टू कंपनीज। तो जो बेटा है जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है यहाँ पे, उसने एक पार्टीशन सूट फाइल कर दिया। पार्टीशन सूट किस तरीके का सूट होता है? सिविल सूट होता है कि जो प्रॉपर्टी का हिस्सा वो उसके अंदर मुझे हिस्सा दिया जाए, प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया जाए, उसको पार्ट में डिवाइड करके मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए। तो इसने क्या बोला कि इन दो कंपनीज में मेरा हिस्सा बनता है, मुझे वो हिस्सा दिया जाए, उसके लिए उसने पार्टीशन सूट फाइल कर दिया। फर्दर ही फाइल्ड ए पिटीशन बिफोर एनसीएलटी। एक तो इसने पार्टीशन सूट फाइल किया। पार्टीशन सूट कहाँ फाइल होता है? सिविल कोर्ट के अंदर फाइल होता है। और दूसरा इसने क्या किया? एनसीएलटी के अंदर एक और पिटीशन लगा दी। किस चीज़ की? ऑपरेशन एंड सप्रेशन की। क्या बोलते हुए? अगेंस्ट हिज मदर एंड अदर्स की, उसकी मदर और बाकियों के अगेंस्ट क्या किया गया है? ऑपरेशन एंड, मतलब उसकी मदर ने और बाकियों ने क्या किया उसके साथ? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट किया एक तरीके से। द अपीलेंट चैलेंज द मिंटेबिलिटी। अब ये जो अपीलेंट है यानी कि जो वाइफ है वो क्या करती है? जो ये जो पिटीशन लगाई गई एनसीएलटी के सामने, इसकी मिंटेबिलिटी को चैलेंज करती है पिटीशन की। ये तो पिटीशन ही मेंटेनेबल नहीं है इंटर आलिया अंडर द ग्राउंड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज नॉट होल्डिंग द रिक्वायर्ड शेयर टू फाइल सच पिटीशन। की भाई सेक्शन 242 यही बोलता है ना कि आपके पास 10% होल्डिंग होनी चाहिए शेयर्स की, तभी आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस कर सकते हो। तो यहाँ पे तो इसके पास 10% होल्डिंग ही नहीं है। तो कैसे एनसीएलटी अलाउ कर रही है कि यहाँ पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है और उस पिटीशन को अलाउ किया जा रहा है? मतलब सुनने के लिए ही क्यों अलाउ कर रही है? यहाँ पे तो सुनना ही नहीं चाहिए, पिटीशन ही अलाउ नहीं होनी चाहिए। द एनसीएलटी डिसमिस द एप्लीकेशन चैलेंजिंग द कंपनीज पिटीशंस मेंटेनेबिलिटी। तो एनसीएलटी क्या करती है? डिसमिस कर देती है एप्लीकेशन को चैलेंज करते हुए कि पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी को। एनसीएलटी हेल्ड रिस्पोंडेंट नंबर 1 एज लीगल हेयर वाज एंटाइटल्ड टू 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी इन शेयर्स। और एनसीएलटी बोलती है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी बेटा है उसको 1/4 शेयर मिलना है, इसलिए जो केस है वो मेंटेनेबल है। एग्रीव देयर बाय। अब इससे ग्रस्त होके 3 अपील्स वर फाइल्ड इन एनक्लैट। अब इसके ग्रस्त होकर 3 अपीलें फाइल की गई। कहाँ पे? एनक्लैट के अंदर। विच हैव बीन डिसमिस्ड बाय द इम्पन जजमेंट एंड ऑर्डर। और जिसको फिर दोबारा से एनक्लैट ने भी डिसमिस कर दी। यानी कि एनसीएलटी, एनक्लैट सब किसके फेवर में जा रहे हैं? बेटे के फेवर में जा रहे हैं। एग्रीव देयर बाय द अपीलेंट आर बिफोर दिस कोर्ट। दिस कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो अब जो इस एनसीएलटी के ऑर्डर से, एनक्लैट के ऑर्डर से परेशान होके, एग्रीव होके अपीलेंट कहाँ पे आया है? सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है?
आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि भाई एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, 2 केस फाइल हुए हैं, एक पार्टीशन सूट फाइल हुआ है, बेटे ने ही फाइल किया और दूसरा भी बेटे ने फाइल किया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। भाई जो हस्बैंड की वाइफ यानी कि इसकी जो मदर है रिस्पॉन्डेंट की, वो बोल रही है कि भाई इसका तो केस ही मेंटेनेबल नहीं है एनसीएलटी के अंदर, क्योंकि उसके पास 10% शेयर ही नहीं है। एनसीएलटी बोलती है नहीं मेंटेनेबल है क्योंकि इसको 1/4 हिस्सा मिल जाएगा। एनक्लेड भी बोलती है मेंटेनेबल है क्योंकि इसको 1/4 हिस्सा मिल जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इन डिटेल सुप्रीम कोर्ट बताता है, admittedly respondent number 1 is not holding the shares to the extent of eligibility threshold of 10%। सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाँ भाई ये बात ठीक है कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 के पास 10% शेयर होल्डिंग नहीं है जो कि सेक्शन 244 मांगता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 एंड 242 की अगर आपको 241 या 242 की एप्लीकेशन लगानी है तो आपके पास इतनी परसेंट होल्डिंग होनी चाहिए। He has purchased a holding of 0.03% in MS Oswal Agro Mills Limited in जून 2017। उसने सिर्फ और सिर्फ 0.03% होल्डिंग खरीदी थी ऑसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड के अंदर, वो भी जून 2017 के अंदर आफ्टर फाइलिंग सिविल सूट। जब उसने अपना वो पार्टीशन का जो सूट था ना वो फाइल कर दिया था, उसके बाद इसने 0.03% शेयर्स खरीदे। एंड रिमेनिंग 9.9% इज इन डिस्प्यूट, और जो बाकी 9.97% है वो डिस्प्यूट के अंदर है। ही इज क्लेमिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इज बीइंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो ये बोल रहा है कि मैं ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे तो फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मेरी जो ये एनसीएलटी की पिटीशन है ना मेंटेन होनी चाहिए। इन MS Oswal Greentech Limited द शेयर होल्डिंग ऑफ द डिजीज वॉज 11.11%, और जो दूसरी कंपनी थी ग्रीन टेक उसके अंदर जो डिजीज व्यक्ति जो उसके फादर थे जो मर गए उनकी होल्डिंग कितनी थी 11.11% थी। आउट ऑफ विच 1/4 शेयर इज क्लेम्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, और इसमें से भी 1/4 रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 यानी कि बेटा मांग रहा है। Admittedly, in a civil suit for partition, he is also claiming the right in the shares held by deceased to the extent of 1/4। तो अब ये तो बात ठीक है कि वो जो सिविल सूट फाइल हुआ है वहाँ पे वो अपना 1/4 हिस्सा मांग रहा है। The question as to the right of respondent number is required to be adjudicated finally in the civil suit। तो अब ये 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहाँ पे डिसाइड होना चाहिए, सिविल सूट के अंदर डिसाइड होना चाहिए। Including what is the effect of nomination in favor of his mother Mrs. Aruna Oswal, whether absolute right, title and interest vested in the nominee or not, is to be finally determined in the said suit। जितनी भी चीज़ें हैं कि भाई मदर का हिस्सा बनता है नहीं बनता, यानी कि जो ओसवाल थे उनके जो वाइफ थी मिसिज अरुणा ओसवाल उनका हिस्सा बनता है नहीं बनता, एब्सोल्यूट है या नहीं है, बेटे को 1/4 मिलना चाहिए ना, ये सब चीज़ें कहाँ डिसाइड होंगी, ये सिविल सूट के अंदर डिसाइड होगी। द डिसीजन इन अ सिविल सूट वुड बी बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज ऑन द क्वेश्चन ऑफ राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट। इट इज डोमेन ऑफ सिविल कोर्ट टू डिटरमाइन द राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट इन द स्टेट इन द सूट ऑफ पार्टीशन। तो सिविल कोर्ट सबको डिसाइड करेगा। It is admitted by respondent number 1 that he was not involved in day to day affairs of the company। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 खुद ही एडमिट कर रहा है कि जो डे टू डे अफेयर्स थे कंपनी के उसके अंदर वो इन्वॉल्व ही नहीं था रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 यानी जो बेटा था ऑफ द कंपनी, एंड हैड शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया टू सेट अप इंडिपेंडेंट बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 2001। और 2001 से वो कहाँ शिफ्ट हो गया था, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। His grievance is that family had not recognized him as holder of the 1/4 share। उसकी ये प्रॉब्लम थी कि जो फैमिली है उसने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया इसको 1/4 हिस्सा देने के लिए। वो जो उसके फादर थे वो तो वाइफ को हिस्सा दे के चले गए। They were registered in ownership of his mother Mrs. Aruna Oswal that also has been submitted to an act of operation। और ये भी एक तरीके का ऑपरेशन ही है कि आपने मेरे को कंसीडर ही नहीं किया 1/4 हिस्सा देते हुए, इसके हिसाब से ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। He acquired 0.03% share capital after filing of the civil suit, otherwise he was not having shareholding in MS Oswal Agro Mills Limited। और सूट फाइल करने के बाद जब उसने सिविल सूट फाइल किया उसके बाद जाके उसने 0.03% शेयर कैपिटल मतलब शेयर खरीदे हैं, इतना हिस्सा खरीदा है शेयर्स का, अदरवाइज तो उसके पास कुछ भी नहीं था ऑसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड के अंदर। इन द इंस्टेंट केस वी आर सेटिस्फाइड, कौन सेटिस्फाइड यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ऐसा बोल रहे हैं दैट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एज प्लीडेड बाय हिम हैड नथिंग टू डू विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो कोई मतलब ही नहीं था कंपनी से, एंड ही इज नॉट रजिस्टर्ड ऑनर, और ना ही वो रजिस्टर्ड ऑनर था। द राइट्स इन स्टेट शेयर इफ एनी रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 आर प्रोटेक्टेड इन अ सिविल सूट। और अगर कोई राइट बनता भी है रिस्पॉन्डेंट का तो वो तो जो सिविल सूट चल रहा है वहाँ पे उसका पता चल जाएगा वहाँ से हमें। दस वी आर सेटिस्फाइड दैट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 डज नॉट प्रेजेंट एनी रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ शेयर होल्डर। इसलिए ये जो एनसीएलटी एनक्लैट के सामने पिटीशन लगा रहा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की, ये लगा ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास कोई शेयर होल्डिंग ही नहीं है, कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा उसके अंदर। रिक्विजिट परसेंटेज ऑफ शेयर इन द कंपनी इन ऑर्डर टू मेंटेन सच पिटीशन, 10% वाली बात तो बनी नहीं रही इसकी। इट इज ऑल्सो not disputed that High Court is in the pending civil suit passed an order maintaining the status quo concerning shareholding and other properties। और साथ ही साथ ये चीज़ भी है कि हाई कोर्ट ने क्या किया, जो पेंडिंग सिविल सूट है उसके अंदर एक
एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, जो भी शेयर होल्डिंग है जैसी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। बिकॉज ऑफ द स्टेटस को मतलब होता है जो चीज़ जैसी है वैसी उसको कर दो। ऑर्डर शेयर्स हैव बी हेल्ड टू इन द नेम ऑफ मिसेस अरुणा ओसवाल, इसलिए जो शेयर्स हैं उससे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर अरुणा ओसवाल के नाम पे ही वो शेयर रहेंगे अंटिल द सूट इज फाइनली डिसाइडेड, जब तक कि वो जो सिविल सूट चल रहा है ना वो फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता। It would not be appropriate given the order passed by the civil court to treat the shareholding in the name of the respondent number 1 by NCLT before ownership rights are finally decided in the civil suit। तो वो जो 10% की होल्डिंग है हम कैसे मान लें कि अभी वो उसके नाम पे आ जाएंगी फ्यूचर में, ऐसा हम नहीं कर सकते रिस्पोंडेंट नंबर 1 के नाम पे जब तक सिविल सूट डिसाइड नहीं हो जाता। एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो डिमांडेड। द क्वेश्चन ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट इज एसेंशियली एडजुडिकेशन ऑफ सिविल राइट्स बिटवीन द पार्टीज। तो ये सारी चीजें सिविल सूट के अंदर होंगी, तो यही चीज बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बोली। इसलिए आगे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, वी रिफ्रेन टू डिसाइड द क्वेश्चन फाइनली, इसलिए हम अपने आप को हटा रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को डिसाइड ही नहीं करेंगे कि यहाँ पे वो नॉमिनेशन उसकी होगी या नहीं होगी, उसके नाम पे 10% शेयर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब सिविल डिस्प्यूट के अंदर सॉल्व होगा और हम उसको यहाँ पे क्यों सॉल्व करें। और अगर यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो पार्टीज को जेपरडाइज होगा, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम होगा। तो इसलिए ये जो डिस्प्यूट है पहले सिविल केस के अंदर सॉल्व होने, तो वहाँ पे जो डिसीजन आएगा, अगर वहाँ पे 10% होल्डिंग बनती है तो एनसीएलटी के अंदर इसकी पिटीशन मेंटेनेबल होगी, अदरवाइज इसकी पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल देता है कि हम रिट्रिएट करते हैं कि हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या कर देते हैं, सिविल सूट के अंदर छोड़ देते हैं। और ये जो एनसीएलटी और एनक्लेट ने ऑर्डर किया था कि भाई ये पिटीशन अलाउ होनी चाहिए, हम इसको सेटिसाइड करते हैं क्योंकि ये गलत इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। द अपील्स आर अलाउड इन द अफोर्सेड एक्सटेंट, वी रिक्वेस्ट दैट द सिविल सूट बी डिसाइडेड एक्सपीडिशियसली। और लोअर कोर्ट को बोलते हैं कि हम ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं लोअर कोर्ट से कि सिविल सूट जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन क्या दिया कि जब तक आपके नाम पे वो 10% शेयर नहीं आ जाते ना, तब तक आप एनसीएलटी या एनक्लैट के अंदर अपनी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, ये बोलते हुए कि फ्यूचर में मेरे को वो मिलेंगे। और आपका अगर सिविल सूट उसके अंदर चल रहा है तो सिविल सूट को पहले आप सॉल्व होने दो, उसके बाद आप इस तरीके की बातें यहाँ पे करोगे। तो ये चीज़ किस केस के अंदर हेल्ड हुई थी, अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट का केस है 6/7/2020 का। तो आई होप आपको फैक्ट समझ आए होंगे क्या है इसके अंदर। इसी तरीके से हम बाकी केसेस को भी पढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम इस तरीके के जितने भी केसेस हैं वो सारे कवर करेंगे एक एक करके इन डिटेल, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें केसेस पढ़ने हैं और क्या उस केस के अंदर दिया गया है। इससे पहले हमने एक टाटा वाला केस किया था, तो वो वाला केस भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।